लॉ में आने का आपका विचार कैसे? बेहद ही जितना सीख सके हो यही है सीखने का। फिर मंदिर के संबंध में था, जिसमें मंदिर की प्रॉपर्टी पर उस समय जो राम मंदिर वाला जो लोगों की जो रिएक्शन थे, आप लेके परेशान हो चुके थे कि यार इसको तो नहीं लेता ना तो बेटर। ऐसे तो कई सारे कई केसेस सारे हैं, ऐसे तो कई सारे केसेस हैं हस्बैंड जो वाइफ के बीच में जो मेन मुद्दा होता है बहुत ही छोटे छोटे मैटर के। हेलो एवरीवन, वेलकम टू AYC शो। बेसिकली हम इस शो के अंदर सीनियर एडवोकेट्स, जूनियर एडवोकेट्स और इंटर्न को बुलाएंगे और वो अपनी जर्नी शेयर करेंगे। उसी के साथ हमारे पॉडकास्ट के पहले गेस्ट है सिरोही के सीनियर एडवोकेट त्रिशाल जी दवे। तो चलिए पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे पॉडकास्ट के लिए समय निकाला। सर, सबसे पहले आप आपकी जर्नी बताएं कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, कॉलेज आपकी कहाँ से हुई, उस बारे में थोड़ा बताएं सर। मैं बेसिकली गांव वासा का रहने वाला हूँ और जन्म मेरा जालोर में हुआ है। मेरे फादर जालोर में LIC में सर्विस की जी। उसके बाद में ट्रांसफ़र होकर के सिरोही आए जी। और प्राथमिक शिक्षा पहले मैंने जालोर में प्राप्त की और उसके बाद में सिरोही आया और कक्षा 4th से लगा करके और कॉलेज तक की सारी पढ़ाई मैंने सिरोही में की। सिरोही PG कॉलेज में। PG कॉलेज बराबर। और लॉ भी फिर यहीं से की, जी। सिरोही से। सिरोही। तो सर लॉ में आने का आपका विचार कैसे बना? बेसिकली मैं लॉ में आया, मेरे फादर के उनके सिविल केसेस, जी। घरेलू केसेस चलते थे जी। और मैं मेरे फादर के साथ में मेरे बॉस जो ये प्रमोद जी है इनके ऑफिस में, फिर इनके साथ में जब कोर्ट में भी मैं 2-4 बार गया, तब जो एडवोकेट्स की इज्जत और लोगों को जो उनके सम्मान जो मिलता हुआ दिख रहा था, वो मेरे को बहुत ही फील हुआ कि ये तो बहुत सारी इज्जत है इनको, तो वकीलों को तो सारे अधिकारी है, पुलिस वाले है, सभी जानते इनको हैं। और इज्जत भी समाज में बहुत ज़्यादा मिल रही है जी इनको। जी। तो मैंने भी ये सोचा कि नहीं, मुझे भी इस फील्ड में जाना चाहिए। सही है। और जब ग्रेजुएशन के बाद में मैंने लॉ की तरफ तो इस तरीके से आपका लॉ में आने का हो गया एक तरह हो से। गया। सही है। तो सर अभी आपकी प्रैक्टिस को कितने साल हो गए सर? मैं 1996 में प्रैक्टिस में आए थे आप? प्रैक्टिस में तो आ गया था, लेकिन मेरा एनरोल्ड है वो 97 का है। 97 का। एक साल पूर्व ही मैं ज्वाइन कर दिया था मेरे बॉस को। जी। प्रमोद जी दवे मेरे बॉस है, प्रमोद जी दवे साहब, जिनके साथ में और आज तक मैं उनके साथ ही हूँ, जी उनसे अलग नहीं हुआ। जी। बेसिकली लॉ में जितना आप सीखते हो वो कम है, कम है। रोज नया सीखना मतलब पड़ता है। हम सब लॉ के स्टूडेंट हैं एक तरह से। तो सर आप ये बताइए कि पहला दिन आपका जो वकालत में था एज ए इंटर्न, जूनियर, शेफ, वो क्या था? और बेहद ही हास्यप्रद है अगर मैं कहूँ तो। जी, कि जी। मैं पहली बार गया, जब कोर्ट में गया, तब मैंने देखा, मेरे के दिमाग में ये था कि जैसा पिक्चरों में होता है, हम जी, जी। फिल्मों में देखते हैं कि सब चल रहा है, वैसे ही बीच में रोक रहे हैं, वैसे ही वैसा था नहीं। देखा कहीं बयान चल रहे हैं, कहीं पे कोई वकील खड़े हैं, तारीख ले रहे हैं, मैं भी जाकर के और चुपचाप बैठ गया। जज साहब की मेरे ऊपर नज़र पड़ी। फिर मेरे साथ में रमाकांत जी शर्मा थे, उनसे पूछा कि आप कौन? तो उन्होंने कहा कि मेरा जूनियर है। फिर मेरे को मिलवाया उनसे। फिर मेरे को भी एकदम से जज साहब के सामने जाना, उनको भी वो फेस करना भी उस समय बहुत ही वो 10 तरह के नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे होंगे आपके क्या दिमाग सोच रहे में। हो, क्या है। तो बेसिकली आप सिविल प्रैक्टिस ज़्यादा करते हो सर? वैसे मेरे बॉस है वो सभी में सारे के सारे हमारे ऑफिस में सारे मैटर्स देखे जाते हैं। बराबर। लेकिन मेरा इंटरेस्ट जब वकालत में आया तब से ही सिविल की ओर था और मैंने शुरू से ही केवल सिविल की ओर ही ध्यान दिया। सिविल और रेवेन्यू, ये 2 मैटर्स। सर ऐसा लोग कहते हैं कि सिविल केस तो 20-30 साल तक चलते हैं, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? वो अब कम हुए हैं, अब ये नहीं, किसी सूरत में नहीं चल सकते। लेकिन पहले वर्कलोड खूब था कोर्टों में और एडवोकेट कम थे, कोर्टें भी कम थी।
अब जैसे सिरोही का ही ले लो, तो सिरोही में कि डीजे पहले पाली लगता था, अच्छा, और बाली तक का जुरिडिक्शन यहाँ पे था। बाली बाली कोर्ट का पाली के अंदर बाली जो है, बाली का जुरिडिक्शन भी यहाँ एडीजे या सिरोही में लगता सिरोही में लगता था। तो इतना लंबा चौड़ा जुरिडिक्शन था, खूब सारे मैटर्स थे। जब मैं वकालत में आया तब भी नया चालान पेश होता था तो 12 महीने की पेशी पड़ती थी। अच्छा, एमएससीटी के एक क्लेम में 6 महीने 8 महीने से कम की पेशी नहीं पड़ती। नहीं पड़ती थी। वो अब समय रहा नहीं, अब तो मैक्सिमम 1 महीने की तो पेशी। मतलब फर्स्ट हियरिंग पे जो डेट पड़ेगी उसके बाद सीधा 8 महीने की हियरिंग पे 8 जाएगी। महीने की हियरिंग, तो अब वो ओहो। न्याय कितना लेट तो ऐसे में फिर क्लाइंट आपको परेशान करते होंगे कि वकील अब साहब। कई बार क्लाइंटों को अपन भूल भी जाते थे कि भाई 12 महीने हो गए, 12 महीने बाद में वो शक्ल दिखावे, वो वकील को भूल जाता था, वकील क्लाइंटों को भूल जाते थे। अच्छा, आजकल तो मोबाइल मोबाइल की का कनेक्टिविटी है, उस समय तो मोबाइल था नहीं, तो क्लाइंटों से कनेक्ट होना भी बहुत मुश्किल होता था। बात है, सही बात। तो ये कई सारी प्रॉब्लम्स फेस होती थी उस समय। तो पहले आप जब जूनियरशिप में थे तो आपके सीनियर आपको रेगुलर बेस पे डांटते थे या मतलब कि रिलीफ देते थे कि नहीं मुझे जो हो गया सो हो गया, आगे चलो? मुझे मेरे बॉस ने हमेशा ये सिखाया कि नहीं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। और जितना सीख सके हो, यही है सीखने का फील्ड। बराबर। कूद पड़ो, इस समुद्र में है, ये पूरा समुद्र है, इस समुद्र में कूद पड़ो, अपने आप हाथ पैर मारोगे, सीख जाओगे। सीख जाओगे। आज के टाइम पे सर ऐसा हो रहा है कि एआई भी है और बहुत से सॉफ्टवेयर भी आ गए हैं जिससे जजमेंट क्लिक किया और जजमेंट आ गए। पहले के टाइम में तो ऐसा नहीं था। नहीं तो पहले के टाइम की क्या प्रोसेस थी जिससे आप जजमेंट निकालते थे? और जजमेंट केस तो बहुत सारे होते थे लेकिन आपको एक ही रात में बैठ के सारे नेक्स्ट डे की आर्ग्यूमेंट के लिए प्रिपेयर करना पड़ता था। तो वो क्या था? उस समय की स्थिति में बताऊं कि सुबह 9 बजे हम ऑफिस जाते थे जी। 10:30 बजे कोर्ट जाते थे। अच्छा। कोर्ट से 7:30 7 7:30 8 भी बज जाते थे कोर्ट के अंदर। सही है। कोर्ट के अंदर 8 बजे थे, रात 8 बज जाते थे, और फिर बाद में ऑफिस आना, और मतलब हार्डली 15 मिनट में आपने जो भी लंच ले डिनर लेना है वो लिया, और वापस ऑफिस। रात को 11 11:30 बजे ऑफिस में बजते थे। और फिर नेक्स्ट डे के लिए वापस कोर्ट, वही रूटीन चल रहा है, वापस वही चल रहा है। routine। कोई छुट्टी नहीं। कोई छुट्टी कोई नहीं। छुट्टी नहीं। कोई छुट्टी तो मैं अब बताऊं कि मेरी फैमिली पूरे भारत में सभी जगह घूमने गई मुझे छोड़ करके, आपको नहीं गए? क्योंकि मैं नहीं जा पाया। क्योंकि या तो मेरे को मेरे बॉस ने कहा था कि या तो तुम्हें घूमना है या इस तरफ वकालत में ध्यान देना है। तो मैंने ये सोचा था कि नहीं, अभी अगर मैंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, इसलिए मैं कहीं फिर आप गया घूमने नहीं जा पाए? आपने अपना कहीं सारा नहीं, और ध्यान सारा काम समय के ऊपर ही केवल दिया। ऑफिस और घर, घर से ऑफिस और ऑफिस से घर के अलावा कहीं। तो आज के जो जूनियर एडवोकेट्स आ रहे हैं उनको पैसा जल्दी चाहिए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। क्या आपके टाइम में भी यही नहीं नहीं था? नहीं कि अपने काम को, क्योंकि आपके साथ वाले भी होंगे तो कोई पैसा कमा रहा होगा, कोई नहीं कमा रहा होगा। 5 साल तक सारे जो जितने सीनियर थे, मुझे जहां तक सारे सीनियरों ने ये बताया कि वकालत में पहले 5 साल केवल सीखने के लिए है। सीखने के लिए। इसमें आप अगर पैसों की तरफ भागे तो आपकी वकालत जीरो होते हुए समय नहीं लगेगा। सही बात है। तब सर आपका फर्स्ट केस, उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए कि वो कैसे आया और आप उसमें कितने परेशान हुए और आपकी खुशी कितनी थी उसको पाके? मैंने पहला केस जो मेरे जरिए ही आया, किसी के जरिए या जरिए मेरे नहीं बॉस ने नहीं दिया, अच्छा। मेरे जरिए आया, वो बंटवाड़ का सूट था, फैमिली प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी के बंटवाड़ का सूट था। मैंने उस समय 2500 रुपये फीस तय की थी। उस समय ये कब की बात है ये 98-99 में। अच्छा, 99 में। और 96 में आप मैं advocate विभाग आ चुके थे। 97 का एनरोल्ड है। अच्छा, 7 का एनरोल में और 99 99 में आपके पास पहला के केस। करीब मेरे को पहला केस आया था। हाँ। और खुशी मेरी इतनी थी कि उसकी कोई सीमा नहीं थी कि 2500 रुपये। 2500 रुपए उस टाइम में बहुत बड़ी बात हाँ, थी। और 2500 रुपये की फीस मैंने तय की, और मैं आकर के और बॉस को भी बोला कि आज मैं केस लेके आया हूँ, 2500 रुपये फीस तय की है, और पार्टी ने मुझे 500 रुपये तो अभी एडवांस दे भी दिए है और कागज दिए है। तो वो खुशी बहुत ही अलग थी। और फादर मदर का क्या रिएक्शन था पहले केस के ऊपर? फादर मदर को जब मैंने बताया कि अब मेरे को पहला केस मिला है, अलग से मुझे
हालांकि मैं हमारे ऑफिस में ये सिस्टम रहा है कि कोई अलग अपना पर्सनल केस नहीं होता, सारे जी। सब ऑफिस का ही जो मैटर होता है सारे ऑफिस के ही होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो मेरे को पर्सनल अपनी कैपेसिटी के अंदर जो केस मिला था, तो उसके बारे में जब मैं, अब आजकल तो फोन है, उस समय तो कांटेक्ट, जब मैं फादर के पास गया और मैंने जब सारी बात बताई तो उनका रिएक्शन तो बेहद अच्छा ही था। वो कहे अच्छा, अच्छी बात है कि चलो इसी प्रकार से और आगे बढ़ेंगे। बढ़ेंगे, सही बात है। तो फिर आपने उस दिन मतलब आपका खुशी का ठिकाना नहीं था एक तरह कोई से। ठिकाना नहीं था, कोई ठिकाना नहीं था। तो सर जैसे कि आपके पास कोई क्लाइंट आता है, वो अपना पूरा दुख लेके आपके सामने आ जाता है। अब ऐसा होता है कि जो डॉक्यूमेंट है आप उसी के साथ, आप कोई भी प्लेंट है या रिटन स्टेटमेंट है वो उसी के साथ जैसे फाइल करोगे, तो डॉक्यूमेंट का कितना बड़ा रोल प्ले करता है एक सिविल केस में? सिविल केस में मुख्य चीज डॉक्यूमेंट ही है। डॉक्यूमेंट ही आपके जितने अच्छे डॉक्यूमेंट है उतना अच्छा आपका केस केस है। है। इसलिए डॉक्यूमेंट तो मुख्य आधार है। आप चाहे सूट कर रहे हो या आप सामने डिपेंडेंट की ओर से लड़ रहे हो, दोनों में ही डॉक्यूमेंट, आपके डॉक्यूमेंट कितने मजबूत है उतना ही आपका केस मजबूत है। तो सर आपकी लाइफ का जो बेस्ट केस जो हमेशा आपके जहन में रहा है अभी तक के कैरियर में, उस बारे में कुछ बताइए। सिरोही में एक केस मंदिर के संबंध में था, जिसमें मंदिर की प्रॉपर्टी पर बेचान कर दी थी प्रॉपर्टी मंदिर अच्छा। की, और उसमें क्या भावनात्मक रूप से लोग खूब जुड़े हुए थे। अच्छा। और उसमें जब मुझे ये कहा गया कि आप इस मैटर को डील करो, तब मेरे दिमाग में उस समय जो राम मंदिर वाला, जो अयोध्या वाला मैटर है, जी। वैसा ही थिंकिंग थी अच्छा। कि ये कैसे भी करके और इसको जीतना है, लोगों की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। ठेस नहीं पहुंचे, ऐसा काम करना पड़ेगा। तो मैंने इसमें पूरा, जितनी मेरी मेहनत थी वो सारी लगाई, और उसमें जब ये केस हमारे फेवर में डिसीजन हुआ और लोगों की जो रिएक्शन थे, जितने लोग उससे मंदिर से जुड़े हुए थे, उन लोगों का रिएक्शन वगैरह सारा बहुत ही अच्छा था। और मतलब वो बढ़िया जब था। वो केस मतलब फेवर में हुआ, उस समय मेरे भी मन में ये खुशी हुई कि हाँ खुशी भाई हुई कि मंदिर का केस है मंदिर का केस और था, अपने फेवर में हो मैंने, गया, और क्या चाहिए। हाँ, एक मंदिर मतलब मूर्ति के लिए न्याय लेने के लिए गए थे और बिल्कुल न्याय मिला। मिला, वो भी उस रूप में जहाँ पे सब लोगों की आस्था को उसमें, सही बात है सर। सबकी आस्था उसमें सबकी जुड़ी हुई आस्था थी। उसमें। और एक ऐसा केस बताइए जिससे आप लेके परेशान हो चुके थे कि यार इसको तो नहीं लेता ना तो बेटर था। ऐसा एक केस था, जो प्रॉपर्टी बंटवारे का सूट था, और उसमें जो वो पार्टी, अब क्या होता है कि एडवोकेट हमेशा, एडवोकेट्स का कोई झगड़ा नहीं होता है, नहीं वो कभी नहीं होता है। कोर्ट के अंदर जाकर के, और जो भी झगड़े होते हैं वो कोर्ट के अंदर, अंदर होते हैं, सही बात। बाहर आकर के और दोनों मित्र हो जाते हैं। अब जो मेरी एक पार्टी थी, उसको वो थोड़ी सेंसिटिव थी, उसने देखा कि अरे यार ये अपने वकील साहब तो सामने वाले वकील साहब से बात कर रहे हैं। अच्छा। अब वो हमने एक एप्लीकेशन का आर्गुमेंट किया, आर्गुमेंट करने के बाद में हम दोनों बाहर आए, बोले कि अरे यार तूने बहुत उसमें इतना इतना कितनी तेज आवाज में इतना तूने अब बहस की और ये किए, और तो बाहर तो आके इसमें आप कि अब चाय पिलानी पड़ेगी, चाय पिलानी पड़ेगी। मैं चलो चलो चाय पिलाते हैं। और फिर हम दोनों गए और बैठ के और चाय पी। बराबर। चाय पीने के बाद में जैसे ही आया कि अच्छा आपने तो चाय पी ली, अच्छा। ठीक है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले नहीं नहीं अब ये ऐसा, और वो मेरे से इतना उलझा बोले मेरे लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया। मैंने कहा उसको समझाना कि अरे भाई हमारे वकीलों का झगड़ा नहीं होता है। अरे नहीं नहीं हम आपस में झगड़ रहे हैं और आप तो साथ में चाय पी रहे हो। चाय पी रहे हो, सही बात है। क्लाइंट को ये समझ में बेसिकली आता नहीं है। हाँ। वो सोचते हैं कि अगर वो उसके साथ बात कर रहा है तो क्या पता ये हमारे अगेंस्ट चला जाएगा या ऐसा कुछ हो जाएगा, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है। हम हमारे सिर्फ फाइलों पे रहते हैं एक और वकील को तो वकील का काम ही होता है वकील का काम है बिल्कुल कि उसको अपनी फाइल की ओर ध्यान देना ध्यान होता है, देना है। जितना है उसके ओर। जजेस और बार और बेंच इसका रिलेशन कैसा है सर सिरोही कोर्ट में? सिरोही में मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा अच्छे रिलेशन रहे, और यहाँ पे जितने भी जजेज आए हैं मेरे ख्याल से अभी तक, मेरे जो ये 29 साल हो गए, इस 29 सालों में मैंने देखा है जितने भी जजेज आए
सभी ने सिरोही की तारीफ की, क्योंकि यहाँ पे एक जो एडवोकेट है वो एग्रेसिव प्रवृत्ति के नहीं है। अच्छा, सारे एडवोकेट्स और जजेस के हमेशा से रिश्ते अच्छे बेहद ही रहे हैं। अच्छे रहे हैं। ठीक है, कभी कभार एक आध के साथ में कभी कुछ थोड़ा बहुत हुआ भी होगा तो उसको आपस में बैठ करके और सॉर्ट आउट किया है Sort out मैटर को, लेकिन ऐसा कभी नहीं रहा कि ये जजेस आए और उसकी कोर्ट में कभी कोई वकील गया ही नहीं और उसके लिए बहुत ही बड़ा एजिटेशन हो गया है, या ऐसा कुछ नहीं रहा। कुछ दिनों में अगर कोई मनमुटाव हुआ भी तो उसको सॉर्ट आउट कर दिया कर गया। देगा। सर ऐसी कोई फाइल आपकी लाइफ में जो जिससे लड़ने से आपको लगा हो कि यार ये तो मेरे फेवर में नहीं आएगी, और हुआ उसका अपोजिट, उस बारे में कुछ बताएंगे आप? ऐसे तो कई सारे कई केसेस सारे हैं। ऐसे तो ये कई सारे बहुत केसेस हैं सारा- जो जब मैंने फाइल ली और खोली और उनके दस्तावेज देखे तो मैंने कहा नहीं नहीं यार इसमें तो बहुत मुश्किल है। लेकिन क्या होता है कि सिविल केसों में केवल डॉक्यूमेंट ही नहीं होते हैं, फिर एविडेंस भी बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है उसमें। अब सामने वाला उस डॉक्यूमेंटों को किस प्रकार से क्रॉस कर पाता है, नहीं कर पाता है, कैसे लेके आता है, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहती है। एविडेंस भी फर्स्ट डॉक्यूमेंट है, जी। लेकिन सेकंड एविडेंस भी बहुत आपकी मजबूत इम्पोर्टेंट है, मतलब डॉक्यूमेंट के साथ आपको एविडेंस भी क्लियर करनी बहुत जरूरी क्लियर है। करनी बहुत उसके बाद जजमेंट्स आ गए, रिसर्च, वो सब बात का वो बाद का मैटर होता है। तो आपकी एविडेंस में अगर आप कई बार ऐसा होता है कि आप डॉक्यूमेंट्री वीक हो लेकिन एविडेंस में आपने उसको लेके एक प्लस पॉइंट रहता है। प्लस पॉइंट रह जाता है। सर आपने फैमिली मैटर्स भी बहुत आपकी लाइफ में बहुत लड़े हैं। खूब अब हस्बैंड वाइफ के बीच में जो मेन मुद्दा होता है, बहुत ही छोटे छोटे मैटर के ऊपर झगड़ते हैं। मैंने देखे बेसिकली जितने झगड़े आते हैं बहुत छोटे छोटे मैटर पे, इतने कम। कुछ थोड़ा इसको डिटेल में बताएं सर कि ऐसे कौन सी फाइट्स होती है जो मामला सीधा कोर्ट तक पहुंच जाता है? अब आजकल क्या है, ज्यादातर तो मैंने देखा है कि लोगों में पेशेंस नहीं है। पेशेंस नहीं है बिल्कुल ही। छोटी छोटी बात पे झगड़ करके, और अब मेरे पास में एक बहुत ही अच्छा केस बता रहा हूँ मैं जी कि एक केस ऐसा था, आया था मेरे पास फैमिली मैटर, जी। जिसमें हस्बैंड है वो डांस क्लासेस चलाता था। अच्छा। अब डांस क्लासेस चलाता था, उसकी क्लासेस चलती थी जून महीने की छुट्टियों में। स्कूल की जब छुट्टियां पड़ती तब उसकी क्लासेस चलती थी। बराबर। मोस्ट ऑफ उसके क्लास का उसका जो सीजन को वो छुट्टियां होती थी। ठीक है। और वाइफ को अपने बच्चों को लेकर के पियर उसी समय आना, तो वो अकेले, वो हस्बैंड कहता कि भाई तू चली जा, मैं तेरे को बस में बैठा देता हूँ, तेरे पापा को कह देना वो लेने आ जाएंगे और तू अपने घर चली जाना। हमेशा से ये चल रहा था। लोगों ने उनको कहा कि अरे यार तुम्हारे तो हस्बैंड आते ही नहीं, ये क्या है? अरे सब आते हैं, एक बार रोक के देखो। अच्छा। और उसको रोक दिया। बराबर। रोकने के बाद में उसने, हस्बैंड ने भी कह दिया कि नहीं ठीक है, तेरे को नहीं आना है बता, मैं तो मेरी क्लासेस छोड़ करके आ नहीं सकता। और वो मैटर इतना बिगड़ा कि तलाक की नौबत तक आई। अब उसमें सबसे मुख्य बात ये आती है कि जब वकीलों के पास जाते हैं तो फिर वकील भी, कई वकील ऐसे होते हैं जो एक केस के चार केस बना देते हैं। अब उसमें 498 जैसा कोई मैटर था नहीं, 498 कर दिया, बाप बेटे को दोनों को अंदर डाल दिया। अच्छा। और सैटरडे को उसको, फ्राइडे को उसको गिरफ्तार किया था। अच्छा। और बाप बेटे दोनों अंदर रहे, मंडे को उनकी जमानत हुई। तो जब ये मैटर कोर्ट में आया और बाद में जब उनको राजीनामे के लिए बिठाया, तब मैंने भी उनको समझाया कि अब चलो मैटर सॉर्ट आउट करो इसको, छोटी सी बात है। लेकिन वो हस्बैंड इस बात पे अड़ गया कि नहीं, मेरा बाप 2 दिन अंदर रह गया है। अच्छा। अब वो लड़की को भी बहुत ही दुख था कि मैं लोगों के बहकावे में आकर के मैंने ये किया है। मेरे भी आंखों में आंसू आ गए थे। हालांकि मैं हस्बैंड का एडवोकेट था जी, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी फीलिंग्स उस हर्ट हो गई औरत की तरफ थी कि अब ये इसको जो भी हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है। लोगों के बहकावे में इतना सब कुछ जो नहीं आना चाहिए, जो नहीं था। मैंने खूब समझाने के प्रयास किए थे, जितने भी मेरे से हो सकते थे उतने, लेकिन बस वो एक ही बात पे अड़ गया था कि नहीं, मेरे फादर अगर जेल नहीं जाते तो मैं सब कुछ सहन कर लेता। तो बेसिकली 498 के फॉल्स केसेस भी बनते हैं बहुत ज्यादा। अब आज की तारीख में जितने भी केसेस है, मेरे ख्याल से 90% केसेस फॉल्स है।
10% केसेस ही ऐसे होंगे। तो आप एक तरह से कह सकते हो ये वेपन है वुमेन्स की तरफ, बिल्कुल हथियार बना दिया उन्होंने बिल्कुल कोड 98 का। और एलिमनी हो गई या मेंटेनेंस जो भी हाँ। आप कह सकते हो, हाँ। हर चीज की तरफ से कि थोड़ा प्रेशर करेंगे बस। और वो पैसा निकालेगा। बस और इसी के तो सुसाइड भी ऐसे ही हो रहे हैं बस आज की तारीख में। हाँ। तो हस्बैंड तो परेशान ही है। बिल्कुल। तो अब हस्बैंड के पास क्या रेमेडी है, क्या कर सकते हैं अगर कोड 98 अगर लग जाए किसी के मेरे ऊपर? ख्याल से इंडिया में तो हस्बैंड को बहुत ही कम रेमेडी दे रखी है। कम रेमेडी रेमेडी बहुत ही कम दे रखी है और इसका खामियाजा बहुत से भुगत पुरुष भुगत रहे हैं। भुगत रहे हैं। सर जूनियर्स के बारे में आपकी क्या राय है? मैं जूनियर्स के लिए ये कहूँगा कि खूब तो मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको सिविल के केसेस सिविल लड़ने हैं तो आपको कुर्सी पर बैठना होगा, रूलिंगें देखनी होगी, समय पूरा फाइलों में देना पड़ेगा। सही बात। और जो व्यक्ति 5 साल दबा के मेहनत करेगा आगे उसके लिए फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। राइट है। क्योंकि सिविल के वकील बहुत ही कम है, मैं आपको बता दूं। सिरोही में क्या कहीं पे भी आप चले जाओ, क्योंकि इसमें आपको मेहनत देनी पड़ती है बराबर। और इसलिए सिविल के केसेस में आपको कम वकील मिलेंगे। तो इसमें फ्यूचर बहुत अच्छा है। क्योंकि जूनियर जो भी आते हैं कोर्ट में वो पहले दिन से यही सोचते हैं कि अर्निंग का सोर्स कहाँ से लूँ। कि तो आपके हिसाब से जूनियर्स के लिए अर्निंग का सोर्स क्या बन सकता है? अब 5 साल तक तो मुझे लगता है कि आपको पेशेंस रखना होगा। कि 5 साल आप ये सोचो कि जो भी आपको बॉस दे रहे हैं, ठीक है, आपको जो दे रहे हैं, हालांकि मैं ये कहता हूँ कि बॉस को भी जो भी बॉस है, जो अपने जिसके अंडर में वो जूनियर है, उसको इतना देना चाहिए कि वो अपना खुद का खर्चा बराबर आराम से चला सके। इतना उनको भी पैसे देने चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति इतना सक्षम नहीं होता है कि वह अपने घर से 5 साल तक, क्योंकि ये उम्र ऐसी होती है कि अब एक एडवोकेट आता है वकालत में आते ही 26-27 साल की एज में, 1 या 2 साल में तो उसकी शादी हो जाती है। अब शादी होने के बाद में हर एक के माँ बाप ये सोचते हैं कि अपना बेटा अब तो अपना, सही बात है, खुद का खर्चा कमा के लाएगा तो शादी कराएं फिर। तो इसके लिए जरूरी है कि उसको बॉस भी कुछ देवे। लेकिन 5 साल अगर जो पेशेंट, अगर सर सपोज कोई सीनियर एडवोकेट है जो अपने जूनियर्स को पे नहीं कर रहा है, तो क्या आउट ऑफ द कोर्ट कोई ऐसी अर्निंग सोर्सेज? फिर आप अर्निंग सोर्सेज के लिए आप जैसे रजिस्ट्री करवाना, रजिस्ट्री हो गई, ड्राफ्टिंग हो गई, ये ड्राफ्टिंग के जो काम है वो आप एक्स्ट्रा काम कर सकते हो। एक थोड़ा सा आपको बीच में इंटरप्ट करूंगा कि ड्राफ्टिंग का कितना महत्व है, क्योंकि एक टाइप वाले भी ड्राफ्ट कर रहे हैं और एक एडवोकेट ड्राफ्ट कर रहा है। पूरे केस ड्राफ्टिंग के ऊपर है, आपने कैसी ड्राफ्टिंग की है, और पूरा केस उसके ऊपर ड्राफ्टिंग के ऊपर ही चलेगा। और जितनी अच्छी ड्राफ्टिंग है, और जो अगर आपने बात छूट गई वो फिर छूट गई, फिर वापस आपकी जुड़ती नहीं है। इसलिए ड्राफ्टिंग में बहुत ध्यान देना जरूरी होता है। हर केस बहुत ही ध्यानपूर्वक करना होता है ड्राफ्टिंग। सही बात है। तो सर सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने इतना अपना टाइम निकाला और आप हमारे पहले गेस्ट हो। आप मेरी वकालत के भी पहले मेरे गुरु हो और उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। और आप कुछ 2 लाइन आपके हिसाब से जूनियर्स के लिए, फिर हम इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। जूनियर्स को मैं कहूँगा कि कम से कम रोज डेली एक रूलिंग आप हाई कोर्ट की हो, सुप्रीम कोर्ट की हो, रोज की एक रूलिंग जरूर पढ़े जी। ये आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप महीने में 30 रूलिंग पढ़ोगे तो आपको कितना ही होगा, वो सारा नॉलेज आ जाएगा। क्योंकि सिविल हो या फौजदारी हो, सब वकालतों में आपके कोई भी किसी भी तरफ जाओ, लेकिन आपको ये रूलिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। क्योंकि आज क्या लेटेस्ट लॉ क्या है आज का, वो आपको देखना बेहद जरूरी होता है। जी सही बात है। और इससे आप रूलिंग पढ़ोगे तो आपको किस प्रकार से केसेस में क्या हेल्प होगी वो आपको उसकी भी जानकारी मिल जाती है। सही। ठीक है सर, इसी के साथ हम अपना पॉडकास्ट एंड करते हैं। थैंक यू सो मच सर।